हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लास मिनट। मैं अमित सैनी फिर से आ गया हूं आप सबके सामने हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का एक नया धमाकेदार लेक्चर लेकर के। कल मैंने आपको बताया था कि श्यानता के बारे में क्या होता है कि श्यानता मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जो एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने का विरोध कराती है या विरोध करती है। इसको टो से डिफाइन करते हैं। टो बराबर डीवी अपॉन डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा। अब देखिए, इसको यहाँ पर समझने की थोड़ी सी ये चीज होती है कि साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने क्यों लिख लिया कि भाई साहब किसी भी पदार्थ में जो शियर स्ट्रेस काम करता है, शियर स्ट्रेस काम करता है वेग परिवर्तन के कारण, यानी दोनों लेयर के वेग को कम करता है। पहली लेयर वेग के साथ जा रही है, दूसरी लेयर वेग के साथ, तो दोनों के वेग में अंतर कर रहा है। कौन कर रहा है? स्ट्रेस। दोनों लेयर के बीच में स्ट्रेस कम कर रहा है, तो जो दोनों लेयर के वेग में परिवर्तन लाता है। बात समझ में आ रही है? पानी के दो लेयर्स के बीच में कौन सा स्ट्रेस काम करता है? सब शियर स्ट्रेस काम करता है। ये शियर स्ट्रेस करता है क्या है कि सब दोनों लेयर्स के वेग के परिवर्तन को कम करता है, या बोल दीजिए इसकी वेग में अंतर लाता है, तो इसको बोलते हैं कि वेग परिवर्तन लाता है। अगर सीधी सी बात में बोलते हैं कि वेग में परिवर्तन लाता है, तो वेग परिवर्तन मतलब क्या होता है कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीवी अपॉन डीवाई। अब सब यहाँ होता है कि यार डीवाई क्या होता है कि सब जो डीवाई है ये शियर स्ट्रेस जो होती है उसके वाई डिस्टेंस पे काम करती है। वाई डिस्टेंस का मतलब कि ये दो लेयर्स हैं, इन दो लेयर्स के बीच में कितना गैप है? सब वाई है। तो दोनों लेयर्स के बीच में वाई होने के कारण जो वेग आएगा, वेग परिवर्तन जो आएगा वो इन दोनों, जितना वाई कम होगा उतना वेग परिवर्तन कम आएगा। तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली मतलब डीवी अपॉन डी वाई। वाई ज्यादा होगा शियर स्ट्रेस कम हो जाएगा। बात सीधी सी बात है, वाई ज्यादा होगा तो स्ट्रेस कम होगा कि नहीं होगा? भाई दो लेयर्स के बीच में जितना गैप ज्यादा होगा स्ट्रेस कम होता चला जाएगा। लेयर्स के बीच में गैप कम होगा तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा। तो टो इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी वाई। टो इज इक्वल टू, अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम लोग को हटाना होता है तो इज इक्वल टू बराबर म्यू। ये म्यू है श्यानता। यहाँ म्यू क्या निकलता है? टो इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी वाई। ठीक है, यहां तक मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब क्या होता है कि इसकी इकाई की बात कर लेते हैं कि साहब इकाई क्या होती है इसकी। देखिए, कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाई के बारे में ही पूछ लेता है कि साहब इकाई क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इकाई होता है न्यूटन। इकाई क्या होता है हमारा? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देखिए, ये होता है हमारा एसआई यूनिट में। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता, जहां पर भी न्यूटन की बात आ जाती है वो एसआई यूनिट में चला जाता है। अगर मैं इसकी सीजीएस की बात करता हूं, सीजीएस, तो क्या होता है हमारा? डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये होती है हमारी सीजीएस प्रणाली में। ठीक है, सीजीएस प्रणाली हो गई हमारी। ठीक है, एसआई प्रणाली होगी। उसके बाद हमारे एक पॉइज, पॉइज में भी डिफाइन करते हैं। देखिए, तो भी लिख लीजिए, POISE। हिंदी की बात करते हैं तो पाइज। ठीक है, पाइज भी होता है। ये एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं जिन्होंने के नाम पर ये कि शांता की डिफाइन जो इकाई है उसको डिफाइन कर दिया। क्या होती है? पाइज भी होता है। एक पाइज क्या होता है? 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देख लीजिए, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं मैं। ये क्या होता है? पाइज बराबर क्या होता है? एक पाइज बराबर 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर। ये स्टार पॉइंट है। क्या है? स्टार पॉइंट है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है कंपटीशन में भी, और वैसे एकेडमिक में भी आपके सेमेस्टर में भी बहुत ज्यादा पूछा जाएगा कि एक पॉइज किसके बराबर होता है। तो एक पॉइज 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। कंफ्यूजन क्या होता है, मैं आपको कंफ्यूजन भी बता देता हूँ कि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्या होता है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बराबर कितने पॉइज, कितने पॉइज। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे ये पाइज न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर की बात आती है, बच्चे क्या कर देते हैं कि सब 1/10 आंसर, जो कि गलत है। क्यों गलत है? कि 1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर बराबर 1/10 नहीं होता है। 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पॉइज होता है। ठीक है, ये सही है।
क्या देखिएगा, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पोइज, ना कि 1 पोइज बराबर 1/10। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, ठीक है, आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बताने की जरूरत तो है नहीं खैर, क्योंकि आप लोगों के कंपटीशन की बात है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट कंपटीशन का लेके चलेंगे। यहां पर लिख लेता हूं, पानी की श्यानता बता सकता है कौन कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी होती है, 0.1008। ठीक है, कितनी होती है, 0.01008, क्या 0.22, क्या होती है, 22। ठीक है, ठीक से लिखता हूं, चलिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। पानी की शांता क्या होती है, पानी की शांता का मान जो होता है 0.01008। ठीक है, पानी की शांता कितनी होती है, इतनी होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होता है। आइए, नेक्स्ट टॉपिक होता हमारा निरपेक्ष गतिक श्यानता। थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले टॉपिक होते हैं कि शायद निरपेक्ष आ रहा है, कभी आपेक्षिक आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। निरपेक्ष गति शांति क्या होती है अभी बताता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं इसमें, पहले सबसे पहले क्या डिफाइन कर लेते हैं कि सब निरपेक्ष गति शांतों को लिखेंगे कैसे। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, न्यू से प्रदर्शित करने के, अब देखिए क्या क्या से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसे हम न्यू बराबर म्यू अपॉन रो। ठीक है, अब यहां से पूरी डेफिनेशन इसकी हम लोग याद करते हैं। निरपेक्ष गति श्यानता, इसे हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू बराबर म्यू अपॉन रो। म्यू मतलब होता है गतिक श्यानता। क्या होती है हमारी, गतिक श्यानता। देखिए, ये होती है हमारी क्या, गतिक श्यानता। रो क्या होती है हमारी, घनत्व। क्या होता है हमारा, रो घनत्व। चलिए करिए, लिखिए क्या होता है कि किसी द्रव की श्यानता तथा द्रव के घनत्व के अनुपात को किसी द्रव की गतिक श्यानता, अब देखिए गतिक श्यानता को हम लोग श्यानता भी बोल सकते हैं, किसी द्रव की गतिक श्यानता तथा द्रव के घनत्व के अनुपात को निरपेक्ष गतिक श्यानता कहते हैं। गतिक श्यानता कोई नया शब्द नहीं है, श्यानता मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, निरपेक्ष श्यानता। ठीक है, इससे पहले मैंने ये चीज बताई थी आपको, टो बराबर क्या, टो बराबर म्यू डीवी अपॉन डी वाई, ये बताई थी मैंने आपको। ये क्या हमारी श्यानता, और श्यानता मतलब गतिक श्यानता, एक ही चीज होती है, कोई अलग चीज नहीं है। तो कंफ्यूजन मत होना कि सब श्यानता पढ़ा था, अब ये गतिक श्यानता क्या, अरे बाप रे क्या करें, ना ना ना, कुछ नहीं करना। गतिक श्यानता मतलब श्यानता। ठीक है, ये लिखने का एक तरीका होता है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर कंफ्यूजन कर देता है कि साहब शांता नहीं पूछना, मैं गतिक शांता पूछना है। अब गतिक शांता ही शांत है भाई, तो क्या है गतिक शांता मतलब शांता। तो न्यू बराबर म्यू अपॉन रो, किसी पदार्थ की शांता तथा घनत्व के अनुपात को हम लोग निरपेक्ष गतिक शांता बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी इकाई क्या होती है, इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, अब देखिए निरपेक्ष गतिक शांता की ये होती है, लेकिन शांता यानी शांता, श्यानता की क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर।
बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि निरपेक्ष गतिज श्यानता की इकाई बताइए। जहां पर श्यानता की बात आ जाती है तुरंत बच्चे ये लिख देते हैं श्यानता को, बट ऐसा नहीं करना है। जहां पर निरपेक्ष की बात आ जाती है आपको मीटर स्क्वायर पर केजी लेना है, और जहां पर सिर्फ श्यानता की बात आती है, निरपेक्ष नहीं आ रहा है, श्यानता या गतिज श्यानता की बात आ रही है, वहां आपको क्या लिखना है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीजीएस की बात करते हैं, ये हमारा हो जाते हैं एमकेएस में। ठीक है, सीजीएस की बात करते हैं, सीजीएस में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टोक। क्या बोलते हैं, स्टोक। अब देखिए क्या होता है, अगर निरपेक्ष गतिज श्यानता है तो सीजीएस में स्टोक किसकी यूनिट होती है, इकाई होती है। लेकिन अगर गतिज श्यानता नहीं श्यानता की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, पोइज, वहां पर पोइज होती है। कंफ्यूजन नहीं होना कि साहब पोइज किसकी इकाई होती है, इकाई श्यानता की होती है कि गतिज श्यानता की होती है। पोइज जो होती है वो श्यानता की होती है। और जहां पर स्टोक की बात आ जाती है, स्टोक, स्टोक मतलब क्या, निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष खिलाड़ी। ठीक है, याद करिए। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, पानी की श्यानता दी, अब पानी की निरपेक्ष, निरपेक्ष गतिज श्यानता, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 6, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 6 क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम तो आते ही नहीं है भाई, सेकंड आता है। ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, क्या होती है हमारी पानी की निरपेक्ष गतिज श्यानता, कहते हैं 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। पानी की श्यानता होती है 0.01008 पॉइंट। बात समझ में आ रही है। अगर श्यानता की बात करता है तो ये वैल्यू आपको स्टैंडर्ड माननी है, और अगर निरपेक्ष गतिज श्यानता की बात करता है तो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है, रफ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक ससंजन की। तो ज्यादा लंबा चौड़ी टॉपिक नहीं है, इसको मैं सिर्फ ऐसे बता देता हूँ ससंजन का मतलब क्या होता है। देखिए ससंजन मतलब कोई किसी भी तरल का वेग हो जिसके कारण किसी तरल के गुण एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। जैसे पानी है, पानी का मतलब होता है कि पानी में अलग अलग जो पार्टिकल्स होते हैं, एक कंटेनर है मान लीजिए, ऐसे समझते हैं इसको। ठीक है, एक होता है हमारा ससंजन, एक होता है हमारा क्या, आसंजन। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए, यहाँ पर अलग अलग बताता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैंने क्या कर दिया कि एक ही जगह दोनों को लिख दिया, ससंजन और आसंजन। ससंजन का मतलब होता है कि दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण बल। कैसे, ये पानी का पार्टिकल है, ये सॉलिड पार्टिकल है, अगर इन दोनों के बीच में कोई लगता है आकर्षण बल, क्या, आकर्षण बल, तो वो होता है हमारा ससंजन। क्या होता है, ससंजन। और आसंजन का मतलब है कि दो पार्टिकल सेम है, इनके बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं हम लोग आसंजन। बात समझ में आ रही है। पानी के, अब यहां पर एग्जांपल पानी का लेकर चलता हूं मैं, कि पानी के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। इसको और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि किसी भी तरल के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बोलते हैं, या किसी भी पदार्थ के एक ही अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बोलते हैं।
और ससंजन मतलब है कि किसी पदार्थ के अणुओं का किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, किसी एक पदार्थ के अणु का किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसको बोलते हैं ससंजन। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ससंजन और आसंजन बात समझ गया। ससंजन मतलब होता है जो दो अलग अलग अणुओं के बीच आकर्षण बल लग रहा हो, और आसंजन का मतलब होता है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल लग रहा हो। ठीक है, आसंजन एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला, और ससंजन दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजन कहलाता है। आप कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? पृष्ठ तनाव। तो बोलते हैं हम लोग तल तनाव, पृष्ठ नहीं बोलते हैं, तल तनाव। सरफेस टेंशन, क्या? सरफेस टेंशन। चलिए अब देखिए क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो डेफिनेशन देखिए क्या था, कितनी समझ में आती है, बहुत अच्छी है। किसी द्रव या गैस, किसी द्रव या गैस या एक द्रव और दूसरे द्रव के संपर्क में, या एक द्रव का दूसरे द्रव के संपर्क में आने पर, किसी एक द्रव या गैस यानी एक द्रव है और एक गैस है, या फिर एक द्रव का दूसरे द्रव के संपर्क में आने पर क्या होता है कि इसके तनाव होता है। क्या? सतह पर तनाव आता है। तल तनाव कहलाता है। दिखाई दे रहा है मतलब? ठीक है, तल तनाव कहलाता है। देखिए क्या होता है, किसी द्रव या गैस या एक द्रव और दूसरे द्रव के संपर्क सतह में आने पर, डेफिनेशन है, याद करोगे, रटोगे, मुझे पता है। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं, रटना नहीं है, चलिए समझते हैं चीजों को। ये हमारे कोई पानी है, वाटर है, ये कंटेनर में रखा है। क्या रखा है? कंटेनर में हम लोग रखा है। ठीक है, देखिए क्या चीज होती है। ये कंटेनर में पानी रखा है, पानी के अणु है। अब यहाँ पे तो एक छोटी चीज समझते हैं कि इन पानी के अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है। पानी के अणुओं के बीच में आकर्षण बल मतलब कौन सा बल? कौन सा बल? पानी के अणुओं के बीच लगने वाला कौन सा बल? आसंजन बल। अब पानी के अणु तथा इस कंटेनर की जो वॉल है, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कौन सा? ससंजन बल लगता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इस पानी के ऊपर क्या है हमारा? वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब का मतलब एयर वॉश, या तो इसका तो वेपोरेशन बोल देते हैं, या वाष्प बोलते हैं, या हवा बोल देते हैं। कुल मिला के गैस है। तो गैस क्या करती है, इसके ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी। क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। प्रेशर लगाएगी। प्रेशर लगाने के कारण क्या होता है कि ये पानी के इस शेप में आ जाता है। अब पानी इस शेप में आने का पर्पस क्या होता है कि इस पानी के टॉप सरफेस पर एक खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। इस खिंचाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तल तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तल तनाव कहलाते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि किसी द्रव या गैस, जो ऊपर गैस है, या एक द्रव का दूसरे द्रव के संपर्क में आने पर सतह पर तनाव उत्पन्न होता है, उसे तल तनाव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? तल तनाव कहते हैं।
अब इसकी इकाई क्या होती है साहब, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यानी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम तल तनाव या सरफेस टेंशन बोलते हैं। यहाँ भी डेफिनेशन याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इकाई से भी कहते हैं कि एकांक लंबाई पर, लंबाई किसका, पानी का सरफेस की बात करें, पानी के सरफेस पर जो एकांक लंबाई की बात करते हैं। अब देखिए ये पानी कंटेनर की बात करते हैं हम लोग, चलो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी नदी की बात करेंगे तो नदी को कहां तक नापते फिरेंगे। तो एकांक लंबाई, मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, इस पार्ट पर यानी एकांक लंबाई पर कितना बार लग रहा है बल, हवाई मंडलीय दाब कितना लग रहा है जिससे उसमें खिंचाव उत्पन्न हो, दैट इज तल तनाव, सरफेस टेंशन। बात समझ में आ रही है। देखिए लिख लेता हूं, पानी का तल तनाव 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, क्या पानी का तल तनाव कितना होता है, 0.075। ठीक है, याद रखिए इस चीज को, पानी का तल तनाव कितना होता है, 0.075 न्यूटन मीटर। अब देखिए तल तनाव टेम्परेचर पे कैसे डिफाइन करता है। जैसे ही सरफेस टेंशन है, पानी के ऊपर का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो पानी के फैलने की प्रवृत्ति होगी। भाई टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है पानी उतना ज्यादा मेल्ट होता है। अब मेल्ट जितना ज्यादा होगा तो उतने ज्यादा वो फैलने की प्रवृत्ति रखता है। फैलने की जितनी ज्यादा प्रवृत्ति होगी उसके मतलब उस पर तल तनाव उतना ही कम होगा। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, देखिए जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा सरफेस टेंशन कम होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई टेम्परेचर का सरफेस टेंशन का क्या संबंध है एक दूसरे से, तो भाई टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सरफेस टेंशन उतना ही उसका कम होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सरफेस टेंशन उतना ही कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके ऊपर आती है, देखिए दाब। दाब क्या होता है, या दाब तीव्रता। दाब क्या होता है, दाब तीव्रता क्या होती है, दाब क्या होता है, किसी भी मैटर पर या किसी भी पदार्थ पर बाहर से लगने वाले बल को दाब कहते हैं। या इसको बोलते हैं कि साहब एकांक के क्षेत्रफल पर लगने वाले भार को हम लोग दाब कहते हैं। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, पढ़ते हैं। तरल द्वारा किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को तरल क्षेत्रफल पर, नहीं तरल पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। बात समझ में आ रही है, तरल पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब या दाब तीव्रता कहते हैं। इसे आपेक्षिक दाब भी कहते हैं। इसे आपेक्षिक दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे आपेक्षिक दाब भी कहते हैं। मैंने आपेक्षिक दाब लिखने का पर्पज क्या है, यहाँ पर देखिए हम लोग जनरली या जो जनरली टीचर्स होते हैं वो यहाँ पर दाब और दाब तीव्रता को पढ़ा करके आगे बढ़ जाते हैं।
सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग अगर सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं, सेमेस्टर की परीक्षा में अपेक्षित दाब बहुत ही कमी से आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। वहां सिर्फ आपको दाब मिलेगा, दाब तीव्रता भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा अगर कंपटीशन में जाएंगे तो वहां पर कंफ्यूजन के लिए अपेक्षित दाब शब्द का यूज कर लेते हैं। तो कंपटीशन में जाएंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं ना। जब टॉपिक आ ही गया है तो उसको यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ करके देख लेंगे तो एक ही लाइन तो है। पढ़ने में पढ़ाने में क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। पढ़ो यहाँ पर, दाब या दाब तीव्रता, तरल पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब तीव्रता कहते हैं। इसको अपेक्षित दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपेक्षित दाब भी कहते हैं। किससे डिफाइन करेंगे, स्मॉल पी, क्या कैपिटल पी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पी बराबर प्रेशर, क्षेत्रफल यानी एरिया। बात समझ आ रही है, पी बराबर स्मॉल पी बराबर कैपिटल पी अपॉन ए। ठीक है, दाब तीव्रता क्लियर है। दाब तीव्रता, अपेक्षित दाब एक ही चीज होती है, एक ही चीज होती है। अब बात समझते हैं थोड़ा सा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के ऊपर कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ न्यूमेरिकल में आप लोगों को काम देगा। वायुमंडलीय दाब की कोई डेफिनेशन आप लोगों को लिखने के लिए नहीं आएगी एग्जाम में। लेकिन वायुमंडलीय दाब जब तक आपको नहीं पता होगा, इनको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर वायु जितना दाब लगाती है। ठीक है, देखिए वायुमंडलीय दाब पढ़ा था, सॉरी दाब पढ़ा था, अब वायुमंडलीय दाब पढ़ रहे हैं। दाब क्या था, या दाब तीव्रता क्या कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, क्या इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब भाई इकाई क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो इकाई क्षेत्रफल किसका, कि सब पृथ्वी का। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं कि पृथ्वी का या समुद्र का या फिर स्टूल कुर्सी मेज, ठीक है कुछ भी, ये बोर्ड है। लेकिन जहां वायुमंडलीय आते हैं, भाई वायुमंडल में थोड़ी है, वायुमंडल कहाँ है, पृथ्वी पर है। तो वायुमंडलीय की बात आ गई तो वायुमंडल यानी पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब, पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। बात समझ आ रही है, पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर वायु जितना दाब बल लगाती है। ठीक है, अब देखिए बात समझ में ये आनी चाहिए कि भाई पृथ्वी की इकाई क्षेत्रफल पर दाब बल तो लग रहा है। अब दाब बल कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, कोई साधारण मनुष्य तो लगा नहीं रहा है, ये साधारण का कैसा भी नहीं लगाएगा, तो कौन लगाएगा, वायु द्वारा। कितना, वायु द्वारा। अब डेफिनेशन पूरी होती है। देखिए दाब मतलब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, दाब कहलाता है। अब पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। लेकिन पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल लगने वाला वायु द्वारा वायुमंडल दाब, वायु द्वारा लगने वाला बल, दैट इज वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा लगने वाला बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। बल की जगह दाब भी यूज करते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब इसका वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 101.325। क्या होती है ये, औसत वैल्यू। उसकी औसत वैल्यू क्या होती है, 101.325। इसकी यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए कंफ्यूजन मत होना, वैल्यू और भी लिख देता हूं मैं, 0.0332। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू और भी होती है, जैसे 10.332 मीटर पानी का दाब होता है, लेकिन मेन में लिख देता हूं 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर
पानी का स्तंभ, ठीक है, पानी का स्तंभ, पारे का स्तंभ क्या होता है, पारे का स्तंभ। उसके बाद होता है तुम्हारा क्या, 10.332 मीटर पानी का स्तंभ, ठीक है। 1 मिलीमीटर पारे का स्तंभ क्या होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखिए, पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला वायु द्वारा बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसका औसत मान क्या होता है, 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसकी वैल्यू अगर हम लोग, ये तो होती है हमारी एमकेएस में, अब बात करते हैं सीजीएस में, तो यहाँ क्या था, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर का, 1.0332 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखवाने का मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि इसमें कोई आपके सेमेस्टर में आने वाला नहीं है, सेमेस्टर में यूज होगा सिर्फ ये वाला, लेकिन जहां पर हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो दोबारा पढ़ने की गुंजाइश छोड़नी नहीं है हम लोगों को, ठीक है। एसएससी जेई क्लास मेरठ की यही खासियत है कि जो चीज हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक वहीं खत्म होना है, आगे के लिए छोड़ना नहीं है। तो औसत मान क्या होती है, 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी औसत वैल्यू अगर हम लोग सेंटीमीटर में दिखा रहा है तो 1.0332 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पानी नहीं बेटा, यहां पर पारा आएगा, क्या आएगा, पारा, ठीक है। 760 मिलीमीटर पारे का स्तंभ। अगर यहाँ पर 760, देखिए पारे का स्तंभ यहाँ डिफाइन करते हैं कि पृथ्वी के क्षेत्रफल या पृथ्वी की सतह पर अगर पारा है, पारे की जो हाइट है वो 760 मिलीमीटर दाब दिखा रहा है, इसका मतलब वो उस क्षेत्र पर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब लगा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है। पारे का मतलब अगर इतनी हाइट पर 700 यानी 760 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में अगर 76 सेंटीमीटर, कंफ्यूजन नहीं होता, देखिए मिलीमीटर है, अगर चाहूं तो इसको मैं 76 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ, ये यूनिट है। तो 760 मिलीमीटर पारे का स्तंभ। और अगर मान लीजिए पानी की बात करते हैं, पानी क्या हो गया, 10.332 मीटर। अगर किसी भी सतह पर 10.332 मीटर पानी की हाइट अगर हम लोग रखते हैं वहां पर, तो उसके बेस पर जो दाब लगेगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब लगेगा। तो 10.332 मीटर पानी का स्तंभ। और 1 मिलीमीटर पारे का स्तंभ किसके बराबर होता है, 13.6 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर पारे का स्तंभ, 1 मिलीमीटर पारे का स्तंभ जो होगा किसके बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। और यहाँ पर कितना है, 760 मिलीमीटर पारे का स्तंभ। अगर यहाँ पर देखें तो 760 गुणा 13.6 बराबर कितना आता है, कैलकुलेटर कर लेते हैं थोड़ा सा, कितना आ रहा है भाई, देखिए जरा कैलकुलेटर करके देखिए कितना आ रहा है, 760 इंटू 13.6 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 10,336, 10,336 कितना किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ रहा है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। 1 मिलीमीटर पारे का स्तंभ कितना, इतना। अगर 760 मीटर पारे का स्तंभ की बात करते हैं तो इतना आता है, बात समझ में आ रही है। 10.336 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का आ रहा है, इसी के बराबर लगभग। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा यही आने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। रफ करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए क्या है इसमें, थोड़ा सा एक ग्राफ बना देता हूं। परम शून्य दाब, ये लेवल हम लोग परम शून्य दाब मान करके चलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एटीएम, ठीक है। देखिए क्या होता है,
अगर मान लीजिए ये हमारी एक लेयर होती है जिसे वायुमंडलीय दाब के रूप में हम तो कंसीडर करते हैं, क्या कर रहे हैं, वायुमंडलीय दाब के रूप में कंसीडर करते हैं। कितनी वैल्यू आती है वायुमंडलीय दाब, 101.325, ठीक है, 101.325 कंसीडर करते हैं। इस वायुमंडलीय दाब के नीचे जितना भी दाब होगा, जितना भी दाब होगा, पहली बात तो ये बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। हिंदी में बात करते हैं तो इसको चूसड़ दाब भी बोलते हैं, चूसड़ दाब, ठीक है, चूसड़ दाब भी बोलते हैं। अब इस एटीएम के ऊपर बात करते हैं कि इस एटीएम के ऊपर क्या अगर प्रेशर आ रहा है कोई, इसके ऊपर का जितना भी दाब हम लोग कंसीडर करेंगे तो बोलते हैं क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर, इसको बोलते हैं परम शून्य दाब। अब बात करते हैं कि साहब अगर हम लोग यहीं से डिफाइन करें किसी भी प्रेशर को तो क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी परम दाब, क्या बोलते हैं, परम दाब, ठीक है, परम दाब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परम दाब। अब देखिए क्या होता है, परम शून्य दाब होता है जहां पर हम लोग जीरो से कंसीडर करते हैं, किसी भी लोड को जीरो से कंसीडर करेंगे तो वो कहलाती है हमारी क्या, परम शून्य दाब, ठीक है। अगर हम एटीएम से कंसीडर करते हैं, ये हमारा एटीएम है, एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब, देखिए हर जगह हम परम शून्य दाब से कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, परम वायुमंडलीय दाब यानी एटीएम से कंसीडर करें। एटीएम से ऊपर, एटीएम मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर जितना भी प्रेशर हम कंसीडर करेंगे वो हमारा पॉजिटिव प्रेशर आता है, इसको बोलते हैं हम लोग गेज दाब, क्या बोलते हैं, गेज दाब। हिंदी में लिखता हूं, चलिए, ठीक है, इसको बोलते हैं गेज दाब। अब ये बात आती है कि साहब नीचे वाला क्या करेंगे, इसको बोलते हैं नेगेटिव गेज दाब या ऋणात्मक गेज दाब, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव गेज दाब। तो कंफ्यूजन नहीं होता है कि एटीएम से ऊपर, एटमॉस्फेयर से ऊपर नापा गया दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे नापा गया दाब हमारा गेज दाब कहलाता है। एटमॉस्फेरिक से ऊपर जो नापा जाता है वो पॉजिटिव गेज दाब कहलाता है, एटमॉस्फेरिक से नीचे जो नापा जाता है वो नेगेटिव गेज दाब नापा जाता है, ठीक है। और परम शून्य दाब से जो प्रेशर नापा जाएगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पर आता है आगे की कार्यवाही क्या होती है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मिटाने के लिए, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या होता है हमारा, एटीएम प्लस गेज, इसको लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम देने वाला है ये, ठीक है, आपके सेमेस्टर की परीक्षा में भी आएगा, और सेमेस्टर के साथ साथ अगर हम लोग लेक्चर कंपटीशन में लेते हैं तो वहां भी सबसे ज्यादा हाइड्रोलिक्स में यूज होने वाला टॉपिक है ये। कंफ्यूजन इसमें होता है कि साहब एब्सोल्यूट प्रेशर आगे आता है कि एटमॉस्फेरिक से पीछे आता है, क्या आता है, देखो कंफ्यूजन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ ले जाए कि एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर बराबर एटीएम माइनस गेज, ठीक है, या एब्सोल्यूट बराबर गेज माइनस एटीएम, या ये, इस तरह से ऑप्शन आते हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए मैंने आपको ग्राफ बता के बताया कि एटीएम से ऊपर जो जाएगा वो पॉजिटिव प्रेशर यानी गेज दाब कहलाएगा, एटीएम से नीचे जाएगा वो भी गेज दाब आएगा लेकिन वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव गेज दाब, देखिए नेगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। और जो परम शून्य दाब होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, जो क्या होगा हमारा, देखिए यहां से लेकर यहां तक जो नापा जाता है, ये वाला जो हाइट होती है ये हमारी क्या कहलाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा इसके ऊपर जो नापा जाएगा वो जीरो कंसीडर करेगा,
परम शून्य दाब यानी एब्सोल्यूट से जो ऊपर एटीएम तक नापा जाता है, ये जो हाइट है ये हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाती है। तो एब्सोल्यूट क्या होगा हमारा एटीएम, एटीएम प्लस क्या गेज, यहाँ से यहाँ तक, तभी तो आया यहाँ से लेके यहाँ तक का गेज, आया कि नहीं आया भाई, यहाँ से यहाँ तक का क्या है कि ये वाली डिस्टेंस नापो, उसके बाद ये डिस्टेंस नापो। तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटीएम प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब यहाँ से क्या होता है कि गेज प्रेशर को ऐसे भी लिख सकते हैं, हिसाब GAUGE गेज प्रेशर बराबर क्या एटीएम माइनस एब्सोल्यूट। ठीक है, यहां से कंफ्यूजन है ना। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि गेज प्रेशर बराबर एटीएम प्लस गेज, ये गलत हो गया, तो क्या आएगा GAUGE गेज प्रेशर बराबर क्या एटीएम माइनस एब्सोल्यूट, ये सही होगा। ठीक है, इसको इधर ला सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि एटीएम पहले ही आएगा, क्योंकि यहां से हम लोग ने निकाला है कि एटीएम बराबर क्या है एब्सोल्यूट माइनस गेज। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए मैंने ग्राफ बताया, ग्राफ से आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है, एक ग्राफ समझ में आ गया। परम शून्य दाब एटीएम, एटीएम से ऊपर गेज दाब वो भी पॉजिटिव वाला, और एटीएम से नीचे नेगेटिव गेज वो भी नेगेटिव वाला। एटीएम से ऊपर हो या एटीएम से नीचे, दोनों गेज दाब कहलाते हैं, याद रखना, बार बार कह रहा हूं कि गेज दाब कहलाते हैं, बस अंतर ये कि ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव, और जो परम शून्य जो जीरो से कंसीडर करा जाएगा वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आती है। यही आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को पढ़िएगा, घर पे जाकर रिविजन कीजिए। बाय बाय।